तो आइडियल गैस के बारे में हमने देखा था दैट आइडियल गैस आपकी जो होती है उसमें गैस लॉज ओबे होते हैं, और आइडियल गैस की इक्वेशन भी हमने देखी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन हमने आइडियल गैस की देखी थी। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन के बी टी। और ये आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आर और केबी के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? दैट आर इज इक्वल टू एन ए एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय केबी। तो इसलिए आप ये सारी चीजें कर पाते हो। ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमने 4 टाइप के गैस लॉज देखे थे। ठीक है, सारे के सारे गैस लॉज को एक एक करके मैं लिख रही हूं। सबसे पहला था हमारा बॉयल्स लॉ। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा था। बॉयल्स लॉ बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है कि अगर आपका मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है दैट पीवी मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये चीज अब हमने थर्मोडायनामिक्स में भी देखी है। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव सीन इन थर्मोडायनामिक्स एज वेल, कि भाई अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल इक्वेशन है, तो पीवी कांस्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, चार्ल्स लॉ भी देखा था। तो चार्ल्स लॉ अगला लिख देते हैं, अब बच्चे ने सजेस्ट किया ये तो। ठीक है, फिर हमने चार्ल्स लॉ देखा था। चार्ल्स लॉ बड़ा सिंपल सा है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अब अगर आपका मास और प्रेशर कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है? आइसोबारिक इक्वेशन के बारे में, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। तो अगर आपका मास और प्रेशर कांस्टेंट है, तब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? दैट वॉल्यूम जो होती है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी बात बोलता है। बिल्कुल सही। चलो, अब अगला लॉ भी बच्चों को याद है, गे लूसेक्स लॉ हमने देखा था। ठीक है, वी सॉ गे लूसेक्स लॉ एज वेल। तो गे लूसेक्स लॉ भी सिंपल है। गे लूसेक्स लॉ किस चीज के साथ डील करता है कि अब अगर आपका मास और वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ मास एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, देन यू हैव गे लूसेक्स लॉ। और वो ये बोलता है कि प्रेशर शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा। उसके बाद हमने आगे अब क्या देखा था, यहां तक हमें क्लियर हो गया है कि हाँ, सारे लॉज रिवाइज हो गए और मैम आइडियल गैस के बारे में बात हो गई। फिर हमने ये देखा था कि सारी की सारी जो गैसेस है ना नेचर में, आइडियल गैस होती नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास कुछ होता है रियल गैस का कॉन्सेप्ट। तो रियल गैस वो गैस हो गई जो, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस की बात करो ना, तो रियल गैस जो होती है वो आपका गैस लॉस को ओबे नहीं करती। ठीक है, रियल गैस जो होती है वो आपकी गैस लॉस को ओबे नहीं करती, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हो तो रियल गैस के केस में हमने देखा था, यहां पर हमारी वैंडर वॉल इक्वेशन एक्ट करती है। राइट, वी सॉ दैट वैंडर वॉल इक्वेशन इज एक्टिंग हियर। और वैंडर वॉल इक्वेशन क्या होती है? दैट P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस एन बी मस्ट बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जहां पर ये जो A और B है ये आपके एम्पेरिकल कांस्टेंट है, ये गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ना एक थर्मोडायनामिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आता है। ये पार्ट थर्मोडायनामिक्स का है वैसे, बट ठीक है, क्योंकि आपने ये इक्वेशन अभी पढ़ी है इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक आइसोथर्मल इक्वेशन है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक आइसोथर्मल इक्वेशन है और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताओ कितना वर्क डन हो रहा है, तो ये भी आपका केटीजी के अंदर आ जाता है। इसका भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पहले आ रखे हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से आप ना प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे? ये एनआरटी को बोलो कि ये तो एक कांस्टेंट है, एनआरटी तो आपके लिए कांस्टेंट हो गया। तो जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ये थोड़ा सा होमवर्क टाइप का तरीका है, ये खुद भी आप करके देखोगे। ठीक है, सिंपल है। इसको V माइनस एन बीटा से, सपोज मैंने 1 मोल कंसिडर कर लिया, तो V माइनस बीटा से इसको, V माइनस बी से इसको डिवाइड कर दिया, एंड आई सब्ट्रैक्टेड ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फ्रॉम हियर। ठीक है बेटा, फिर आपको पता है कि वर्क डन आपका कितना होता है, V1 से लेकर V2 PdV। अगर आप प्रेशर की ये जो इक्वेशन है अजीब सी, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हो, तो आपके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन आ जाता है वर्क डन का, विच विल कम आउट टू बी व्हाट, यू गाइस कैन नोट इट डाउन एज वेल, कि क्या आता है वो एक्सप्रेशन। वो आपका आता है RT ln V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास ए का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, सो प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय
1/V2 माइनस 1/V1। इसमें आपको ये जो प्रेशर की टर्म है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेट करना है एंड देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ऑल राइट, इज दैट ओके गाइस? ठीक है बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकेंड रुको। अभी स्क्रीन इज विजिबल गाइस? ठीक है, अभी स्क्रीन इज विजिबल। तो मैंने क्या बोला कि आपका वैंडर वॉल इक्वेशन जो होता है रियल गैस के लिए होता है। आपके पास जो भी नॉर्मल गैस है ना वो रियल नहीं है। जो आइडियल गैस मतलब वो आइडियल नहीं है। तो आपके पास जो भी गैसेस होती हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे, दे आर नॉट रियल आइडियल गैसेस। वो आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो रियल गैस होती है। और रियल गैस के लिए जो इक्वेशन फॉलो होती है, दिस इज वैंडर वॉल्स इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन विच इज फॉलोड फॉर रियल गैस। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक थर्मोडायनामिक्स का छोटा सा पार्ट है इधर, कि अगर आपके पास आइसोथर्मल की बात हो रही हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, और आपसे पूछे कि बताओ वर्क डन कितना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना है, तो वो भी आप वैन डर वाल इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हो। ये वाला आपके पास कांस्टेंट हो गया, यहां से आप प्रेशर की वैल्यू निकाल लो और इस प्रेशर के एक्सप्रेशन को वर्क डन के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर लो, तब आपके पास वर्क डन का ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक सही है सबको? ठीक है, इसके बाद हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे। वी स्टडीड सम पोस्टुलेट्स एंड अजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज वेल, कि भाई गैस के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने ये अज्यूम कर लिया दैट n is 1, 1 मोल अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है बच्चा, ठीक है। ऑल राइट, पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस हमने पढ़े थे कि एक तो गैसेस के अंदर आपका बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहता है, द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज वेरी बिग। और ये सारे के सारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मस्त ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं पूरी गैस के अंदर, दे आर रोमिंग अराउंड रैंडमली। हमने ये भी देखा था कि जो साइज रहता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है वो नेग्लिजिबल रहती है ना। ये सारे कुछ पॉइंटर्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो रिपल्शन, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे फोर्सेस एक्ट करती हैं। और क्या फोर्स एक्ट करती है? जब आपकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है तब आपकी फोर्स एक्ट करती है, वहां पे एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। ऑल राइट, कुछ बच्चे हैंड भी रेज कर रहे हैं। बच्चा जो भी डाउट है ना वो आप यहीं पे लिख दो, मैं उसको आंसर कर दूंगी। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। नाउ मूविंग ऑन, वी स्टडीड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके सारे के सारे जो भी हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे उन पे। सबसे पहले हमने सीखा था प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस सीखा था बेटा। ए और बी जो होता है ना वैन डर वाल इक्वेशन में, दैट इज इंपेरिकल कांस्टेंट, वो आपका टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो प्रेशर का हमने कुछ एक्सप्रेशन निकाला था, राइट। इसका एक्सप्रेशन सब बच्चे नोट डाउन करेंगे। प्रेशर वॉज कमिंग आउट टू बी वॉट, 1/3 mn V/RMS का स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर आ रहा था। फिर इससे हमने ये भी एक्सप्रेशन लिखा था 1/3 M/V/RMS का स्क्वायर, V/RMS का स्क्वायर, राइट। फिर से स्टक हो गई है स्क्रीन, कोई नहीं बेटा, अभी रिफ्रेश कर लेती हूँ। आज बच्चे ज्यादा हैं इसलिए स्क्रीन थोड़ी स्टक हो रही है आई थिंक। अभी विजिबल है बच्चा? ठीक है, और फिर इसके बाद फाइनल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमने ये देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो V/RMS का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज हम सबने पढ़ी थी कि हाँ मैम ऐसा कुछ वैलिड होता है। अब यहाँ पर आपका m जो है वो मास है, आपको जो भी मास गिवन है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तब आपके पास जो n इज द नंबर डेंसिटी, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप इसको एक्सपैंड करते हो देन यू विल गेट कैपिटल M अपॉन V, जो भी आपका मोलर मास रहेगा, जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा टोटल मॉलिक्यूल्स का, दैट डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय V/RMS का स्क्वायर। और इसको हमने इक्वेट किया था किससे? 1/3 ऑफ रो V/RMS का स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चा। इसके बाद जो हमने अगली चीज देखी थी वो हमने क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने स्टडी किया था। बेटा आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होती बेटा रेशम, कोई नहीं, लेट हो गए, होता है, देर आए दुरुस्त आए बोलती हूँ मैं हर बार। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट, तो आप इसका भी एक्सप्रेशन नोट डाउन कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी कितनी आती है? हाफ रो वी आर एम एस के स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो यहां से जब आप प्रेशर की वैल्यू लिखते हो, व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर आपके पास कितना आ जाता है बेटा? 2/3 E। So this is very important. This is the relation between pressure and translational kinetic energy of the molecules, kinetic energy of the gas. फिर हमने एक दो एक्सप्रेशन और पढ़े थे, अब सारे एक्सप्रेशंस रिवाइज करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस में सब बच्चे अप्लाई करो और सही से आंसर निकालो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी रहती है? इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था, इट इज इक्वल टू, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है? 3/2 KBT। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आती है 3/2 KBT। चलो वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। अगली चीज जो पढ़नी है बेटा, 3 आता है प्रेशर के केस में, इस रेशियो में आता है 2/3। आपका जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर होती है, और प्रेशर जो है दैट इज 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो 2/3 का फैक्टर आएगा। ठीक है बेटा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल आपकी 3/2 KBT आती है। चलो, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अनुष्का बच्चा, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे जो अगली चीज हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी कि काइनेटिक थियोरी से हमें टेम्परेचर के बारे में भी आइडिया लगता है। काइनेटिक थियोरी गिव्स अस आइडिया ऑफ टेम्परेचर, देती है ना? देती है नहीं देती? पढ़ा था ना कि काइनेटिक थ्योरी जो होती है वो हमें टेम्परेचर के बारे में भी बताती है, और उसके लिए भी आप जो VRMS का है उसका एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन आप VRMS का जो एक्सप्रेशन है उसको आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अभी आ गया बेटा, स्टक था पहले, तो कैसे यूज करोगे? आपको पता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू 1/3 M VRMS का स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू RT। तो यहां से जब आप टेम्परेचर और VRMS का रिलेशन देखोगे ना, इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, दैट VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ VRMS। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चा, आई थिंक स्क्रीन स्टक हो गई है फिर से। तो हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या देखा था? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू RT। ठीक है, तो यहां से जब मैं VRMS और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालती हूँ, तब आई ऑब्टेन VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच इंप्लाइज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का अंडर रूट। अभी मैं कुछ लिख नहीं रही, इतना ही लिखा है, स्टक नहीं है, अभी लिखा नहीं है कुछ भी। अगर मेरा ये वाला हाथ ऊपर है, पेन दिख रहा है आपको, तो मतलब मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ। अगर पेन नीचे है तो हाँ कुछ लिख रही हूँ, तो फिर स्क्रीन स्टक है। ऑल राइट, चलो फिर हम आगे चले थे, उसके बाद हमने देखा था कि ये VRMS के मतलब क्या होती है। ठीक है, वी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VRMS, फिर हमने VRMS का मतलब देखा था। तो VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब आपने जितनी स्पीड्स हैं उनका एवरेज कर लिया। ठीक है, जितनी भी आपकी स्पीड है उन सबका एवरेज आपने कर लिया, और उसका स्क्वायर करके उसका मीन ले लिया। मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। जब आप ये करते हो तब आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाती है। ठीक है, ये चीज हम सबने स्टडी करी थी, इसकी वैल्यू फिर हमने निकाली थी। इसकी वैल्यू सब बच्चों को याद होनी चाहिए, दैट VRMS की आपकी जो वैल्यू होती है, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3P अपॉन रो। इसकी एक और एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M, एंड यू कैन राइट वन मोर एक्सप्रेशन एज अंडर रूट ऑफ 3KBT अपॉन M, स्मॉल m। ये सारे एक्सप्रेशंस आप VRMS के लिए लिख सकते हो, और ये आपको याद रखने हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है बेटा, अभी विजिबल है सब बच्चों को, स्टक नहीं है ना बेटा? स्मॉल एम ऐसे हो जाता है कि आप जब कैपिटल एम की जगह पे उसको स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर लिखोगे ना, जब स्मॉल एम का रिलेशन आप एवोगैड्रोस नंबर, जो कैपिटल एम है उसका रिलेशन आप एवोगैड्रोस नंबर और केबी के टर्म्स में लिख देते हो, तब आपके पास आर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो स्मॉल एम है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एम मल्टीप्लाइड बाय एन ए, तो वहां से आपके पास केबी वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था दैट आर इज इक्वल टू एन ए केबी, तो केबी आ जाएगा आर अपॉन एन ए। बेटा रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि आपके पास जितनी वेलोसिटीज है सबका आपने स्क्वायर करके उनको एडअप कर दिया और उसका मीन ले लिया और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लिया। सारी की सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, मीन लिया और आपको अंडर रूट करना है उसके बाद। नहीं, डिवीजन करके नहीं दिखाना बेटा, कैपिटल एम का वैल्यू जो होता है दैट इज स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एन ए। टोटल मास कितना हो गया? जो आपका स्मॉल एम है मल्टीप्लाइड बाय एन ए। हाँ बेटा, पूरा सिलेबस चैप्टर में, नीट के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपका सिलेबस में ना हो। ठीक है, आगे चलूं? हाँ, आरएमएस स्पीड की 3 वैल्यू है। इसके बाद हमने 2 तरीके की स्पीड और भी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद है हमने 2 तरीके की स्पीड और भी पढ़ी थी। एक थी हमारी वी एवरेज, उसकी भी हमने वैल्यू लिखी थी अंडर रूट ऑफ 8 आर टी अपॉन पाई एम, अंडर रूट ऑफ 8 आर टी अपॉन पाई एम। इसकी एक और वैल्यू कितनी लिखी थी? अंडर रूट ऑफ 8 पी अपॉन पाई रो। और एक और वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट ऑफ 8 के बी टी अपॉन पाई स्मॉल एम। ठीक है बच्चा? बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज टू समथिंग रहती है, तो ये वाली चीज होती है। ऑलराइट, ये आपकी वी एवरेज की वैल्यू आती है बच्चा, अभी बताती हूँ आरएमएस की भी। उसके बाद एक और जो चीज हमने निकाली थी वो निकाली थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी थी? अंडर रूट ऑफ 2 पी बाय रो। ये वाले नोट्स मैं आपको ना केटीजी के चैप्टर के नोट्स के साथ भेज दूंगी। जितने भी बच्चे हो क्लास में एक बार आप एंड तक रुकना, ताकि मैं आपको केटीजी के चैप्टर के नोट्स का लिंक भी भेज दूंगी और आप सारे के सारे वो चीज देख पाओगे। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन आ जाता है और तीसरा एक्सप्रेशन क्या आता है? 2 के बी टी अपॉन एम। तो ये तीनों के तीनों वेलोसिटीज के एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में वो ये भी है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है। वी एवरेज का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है मॉलिक्यूल्स की। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब एमपी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कि जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक स्पीड है जो ज्यादा पॉपुलर है। एमपी है बेटा, एमपी, एनपी नहीं है, एमपी है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी वाला मंकी है यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने इन तीनों का रिलेशन भी देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि वी एमपी जो होती है उसका अगर आप रेशियो लो वी एवरेज के साथ, एंड इफ यू टेक द रेशियो विद वी आरएमएस, देन इट कम्स आउट टू बी व्हाट? अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अपॉन पाई एंड अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू लिख सकते हो दैट वी आरएमएस जो होता है आपका सबसे बड़ा होता है, फिर आपके पास वी एवरेज आता है, उसके बाद आपके पास वी मोस्ट प्रोबेबल आता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इज दिस पार्ट ओके गाइस? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगेन दिस इज एवरीथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ये सारी चीजें वही हैं जो आप पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। इसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था उसमें हमने बात करी थी मीन फ्री पाथ की, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस। हमने गामा की वैल्यू देखी थी और हमने सीपी सीवी की भी वैल्यू देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मीन फ्री पाथ का डिस्कशन करते हैं। कोई मुझे याद दिलाएगा कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ? हाँ, पूरा चैप्टर ही आता है बच्चा, चैप्टर कहीं नहीं जाता। तो मीन फ्री पाथ हमने देखा था कि जो भी एवरेज डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स का बिफोर दे कोलाइड। ठीक है, यही देखा था हमने मीन फ्री पाथ, कि एवरेज डिस्टेंस कितना है मॉलिक्यूल्स का बिफोर दे आर कोलाइडिंग। तो लैम्डा हो जाता है आपका, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोलिजन हो जाए, उनके बीच में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, वो होता है आपका मीन फ्री पाथ, दो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो लैम्डा की आपकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस लैम्डा एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, जहां पे एन इज आपकी जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई हैं।
इसके बाद लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आती है? 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, और एक और वैल्यू जो आती है इसकी आती है RT डिवाइडेड बाय √2 पाई कैपिटल NA d²P। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर n जो है दैट इज नंबर डेंसिटी, ये आपकी नंबर डेंसिटी होती है। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है? कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। d जो होता है आपका दैट इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। सब बता रही हूँ ना बेटा, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के बारे में आप बात कर रहे हो उसका डायामीटर। सो दैट इज व्हाट इज d। p आपका प्रेशर हो गया, RT आपका R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, Na इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद अब हमने अगली जो चीज पढ़ी थी वो हमने बात करी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में। तो ये वाली चीज सब बच्चों को याद रखनी है कि जितनी टाइप ऑफ हमारे पास गैसेस होती है उनके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होती है। जब आप मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक गैस, तब आप देख सकते हो कि मोनो एटॉमिक गैस के केस में जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज ओनली देयर बिकॉज ऑफ व्हाट? ओनली देयर बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। बेटा ये देखो, ये वापसी चलेगा हम स्लाइड्स में। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सब बच्चों को याद रखना है, ये आपका क्वेश्चंस में काफी अच्छे से काम आएगा। ऑलराइट, ये एक्सप्रेशन सब बच्चों को याद रखना है बेटा। ठीक है, इसके बाद हमने यह देखा था कि जितनी टाइप ऑफ गैसेस हमारे पास रहती हैं, जो भी हमारे पास गैसेस हैं उन सबका आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू अलग अलग होता है। लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। बच्चा शिवानी, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। हमने देखा था कि मोनो एटॉमिक गैस में गैसेस का खाली ट्रांसलेशनल डिग्री रहता है, खाली 3 उसके ट्रांसलेशन के मोड्स होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दैट केस इज 3। डायटोमिक के केस में हमने देखा था कि अगर हम वाइब्रेशन को इंक्लूड नहीं करते तो डायटोमिक गैसेस में 2 रोटेशन के मोड भी होते हैं। ठीक है, तो उन 2 रोटेशन के मोड्स की वजह से आप देख सकते हो कि भाई अब 2 रोटेशन के मोड भी हैं, क्योंकि सो बिकॉज ऑफ दीज 2 मोड्स ऑफ रोटेशन आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट बिकम्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका 5 का हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपकी 5 हो जाती है। अगर वाइब्रेशन को इंक्लूड कर लेते हो तो जहां पे भी वाइब्रेशन जितने मोड्स इंक्लूड हो रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 आपको ऐड कर देना है। तो इफ यू आर इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशन एज वेल, देन यू गाइस विल सी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 7 हो जाएगी। पॉलीएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहती है। ठीक है, तो यहां से आप ट्रांसलेशनल एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी एक मॉलिक्यूल की। हमने देखा था कि फॉर वन मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल एनर्जी आपकी आती है F/2 kBT। तो इंटरनल एनर्जी भी यहां से आपकी निकल जाती है। इंटरनल एनर्जी आपकी एक मोल के लिए कितनी होती है? एक मोल के लिए इट इज इक्वल टू F/2 RT। ऑल राइट, वेरी गुड गाइस, सब बच्चों को ये चीज याद हो गई है। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन एंड लेट अस सॉल्व ईच क्वेश्चन। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर, जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है? इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हाफ्ड एंड स्पीड इज डबल्ड, अगर आपका जो मास है उसको आधा कर दिया है, स्पीड को डबल कर दिया है, तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बीच में बताओ रेशियो कितना होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको गिवन क्या है सब बच्चे वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले गिवन क्या है कि m1 अगर आपका m है और वॉल्यूम 1 जो है वो अगर आपकी m है, v है, तो आपको क्या गिवन है कि अब क्या हो रहा है, आप आपने मास तो डबल कर दिया, नहीं वॉल्यूम नहीं, v स्पीड है। ठीक है, v आपकी स्पीड है, अगर v1 इज योर स्पीड विच इज इक्वल टू v। अब आपको क्या गिवन है, आपने मास डबल कर दिया, तो m2 इज इक्वल टू 2m। अरे यार, मास को आपने हाफ कर दिया, सॉरी, मास को आपने हाफ कर दिया, सो m2 इज इक्वल टू m/2 एंड स्पीड को आपने डबल कर दिया, तो v2 इज इक्वल टू 2v। ठीक है, तब आपसे पूछा है कि भाई रेशियो बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? P2 अपॉन P1। वेरी गुड, श्रेया ने आंसर भी निकाल दिया है। गुड जॉब गाइस, ऐसे बड़े ही क्विक हो तुम लोग, अच्छी बात है, निकालो फटाफट। ठीक है, तो प्रेशर हमने देखा है, प्रेशर आपका क्या होता है बेटा? 1/3 ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर, v RMS का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं P1 की वैल्यू लिखूं कितनी आ जाएगी?
1/3 m1 डिवाइडेड बाय, दोनों के केस में वॉल्यूम आपकी सेम है, v1 का स्क्वायर, एंड p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी विजिबल हो गई बेटा, ये आपके पास p1 और p2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बड़ा ही सिंपल है रेशियो निकालना। मैम p2 अपॉन p1 तो बड़े प्यार से निकल जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 1/3 ऑफ m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ m1 v1 स्क्वायर। तो ये 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब m2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, m/2 मल्टीप्लाइड बाय 2v का स्क्वायर, तो 4v डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास क्या है, 4v का स्क्वायर, यहां पर आपके पास क्या है, m1 इज इक्वल टू m और v का स्क्वायर। सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एवरीथिंग विल कैंसिल आउट। अभी विजिबल है बेटा, सोनिया, पायल, शिवानी, नेहा, सबको विजिबल है बच्चा स्क्रीन। तो अब जब यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये m से m कट जाएगा, v से v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, 2 और 4 कट के आपको दे देंगे 2/1। ठीक है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपको निकालना था। सो यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p1 अपॉन p2। तो दैट मींस p1 और p2 का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 1:2। इज दिस ओके गाइस, इज दिस ओके, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है, यस, वेरी गुड। चलो, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, now we have to determine the value of coefficient of volume expansion for an ideal gas at 4 आपके पास आया क्योंकि आप 2v का स्क्वायर कर रहे हो, यू आर स्क्वायरिंग द वैल्यू ऑफ 2v ना, आप 2v की वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आपके पास 4v स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, चलो, now let's come to the next question. This is also a good question. It is a question in which a lot of students get very confused. ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर T। ठीक है बेटा, आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर T। तो यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब आपको गिवन है, इट इज गिवन टू यू दैट P इज कांस्टेंट, आपको गिवन है दैट P इज कांस्टेंट। तो अगर आप यहां पर चेंज हो रहा है तो खाली आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओनली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग। सो आई कैन राइट दिस एज PdV, अगर मैं चेंज कंसिडर करूं, PdV इज इक्वल्स टू nRDT, ये लिख सकती हूं मैं, है ना बेटा, PdV इज इक्वल टू nRDT लिख सकती हूं मैं। तो यहां से अब मैं एक और चीज क्या निकाल सकती हूँ, dV/dt की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बड़ी सिंपल हो जाएगी यार, dV/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nR/P। हाँ बेटा, वॉल्यूम भी चेंज होएगा, टेम्परेचर भी चेंज होएगा, टेम्परेचर कैन ऑल्सो चेंज। ठीक है, अब सब बच्चों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है, सब बच्चों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, एवरीवन हैज स्टडीड अबाउट वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं बेटा, कांस्टेंट खाली प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर आपको T गिवन है तो वो कांस्टेंट नहीं है आपका। वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा दैट dV इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू V गामा dt, है ना बेटा, वेरी गुड वंशिका, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा है दैट dV इज इक्वल टू V गामा मल्टीप्लाइड बाय dt। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, dV अपॉन dt मस्ट बी इक्वल्स टू V गामा, है ना, dV अपॉन dt मस्ट बी इक्वल्स टू V गामा। ठीक है, तो यहां से मैं गामा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 1/V dV/dt। तो dV/dt मुझे पता है क्या है, nR अपॉन PV, ये आ जाएगा ना मेरे पास, क्योंकि मैं dV/dt को लिख सकती हूँ nR अपॉन P। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी हमने दैट PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू nR अपॉन nRT।
ये एनआर और एनआर तो कैंसिल हो गए बेटा, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है इट कम्स आउट टू बी 1/t। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने थर्मल का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है उसको भी यूज किया है और फिर ये क्वेश्चन निकाला है। तभी मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड भी करवाती रहती हूँ कि ये तीनों के तीनों जो चैप्टर्स है ना दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑलराइट सोफिया बच्चा, दिस विल बी द आंसर दैट गामा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/t। ठीक है, दैट इज वाई आपको यहाँ पे टेम्परेचर गिवन था, इसलिए आपको टेम्परेचर गिवन था कि टी टेम्परेचर में बताओ गामा की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, पहले वाला क्वेश्चन भी सिंपल था आपका। ठीक है, स्टार्टिंग हमने अच्छे 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 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पे करी है। गामा की वैल्यू आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई टेम्परेचर के, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ओनली देन दिस इक्वेशन इज वैलिड। ऑलराइट प्रभात, आगे चलें बच्चा। चलो, इसके बाद यही क्वेश्चन तो हुआ है। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट एट नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर। All right, moving on. Now we are talking about average speed of nitrogen molecules. हाँ निकाल सकते हो बेटा, गामा को 3 अल्फा पुट करोगे अगर तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, बट वो अल्फा अलग होता है, वो अल्फा आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट नहीं है ना, वो आपका लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। ठीक है बेटा, चलो सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बेटा हम। भावना बच्चा, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले चलो एक डेटा आपको गिवन है वो आप नोट डाउन कर लो, केमिस्ट्री में ये पढ़ा है सब बच्चों ने, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वो आपके पास बेटा, हाँ वो आपके पास रहता है 14 ग्राम्स। बिल्कुल सही, 14 ग्राम्स का क्या मतलब हो गया, 14 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, हम केजी में लेते हैं ना वैल्यू, तो वो हो गया आपके पास 14 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड ऐसे लिख लो, या फिर आप एवरेज स्पीड ऐसे भी लिख सकते हो। उसका एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था, √8 RT डिवाइडेड बाय पाई m। तो यहाँ पर m इज द मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, जो आपका छोटा m था ना इस साइड पे, तो दैट इज द मास ऑफ 1 मोल। इन दिस केस आपका मास ऑफ 1 मोल है ये छोटा m जो कैपिटल M की वैल्यू है। ऑलराइट, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। R आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर आपको गिवन है। अब इस टेम्परेचर को आप 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज योर SI यूनिट, है ना बेटा। यू कैन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू SI यूनिट। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 + 273 माने 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास कितना आ गया, टेम्परेचर आपके पास आ गया इक्वल टू 300 केल्विन। आर आपको पता है कि आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, पर मोल और केल्विन इनवर्स, जूल्स पर मोल केल्विन। तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं एवरेज वेलोसिटी की निकाल सकती हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी अब आपके पास, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है। इट विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू 8 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय पाई इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 10⁻³ तो 0.014। ऑल राइट, सो यू कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालो, सब बच्चे इसकी वैल्यू निकालना ट्राई कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब बच्चे एक बार क्विकली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो बेटा। एवरीवन ट्राई टू डिटर्मिन दिस वैल्यू। गुड जॉब, बच्चे सब आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी निकालो बेटा, वेरी गुड। गुड जॉब, सब बच्चों को ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आ रहा है। ऑल राइट, आई थिंक बेटा आप लोगों ने जो आंसर निकाला है ना उसमें आपने अंडर रूट नहीं लिया है,
एक बार इसकी जो वैल्यू है, सब बच्चे चेक करना, इसका जो मेरा आंसर आ रहा था, इट वॉज कमिंग आउट टू बी नियरली 673। 673 के आसपास मेरा इसका आंसर आया था। आपका 400 समथिंग रूट लेने के बिना तो नहीं आ रहा? रूट लिया सब बच्चों ने? ठीक है, एक बार रूट लेके देखो कि क्या आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि आप जो आंसर निकाल रहे हो शायद वो रूट के बिना निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक बार रूट भी लेके देखना। जो आपका अंदर का, मेरा जो इसका अंदर का वैल्यू था, दैट केम आउट टू बी 450 के आसपास। अब जब आप रूट लोगे तब आपके पास 673 के आसपास, 674 के आसपास आंसर आएगा। ऑलराइट, 674 आया अब बच्चों का। बेटा आर जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी नहीं होती। आर की जो वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे सब बच्चे, सिंपल है। यस मैम जी। हाँ, वही होता है विशाल बेटा, कुछ नहीं होता, लेकिन आप वैल्यूज सॉल्व जरूर करो। वैल्यूज सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आप फास्ट हो जाओगे। सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है वो मैं समझती हूँ, बट वही दिक्कत होती है बच्चों को कि सॉल्व करने में दिक्कत आती है, और सॉल्व आपको करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी पेपर्स वगैरह आते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, 2 स्टेप का आंसर है, खाली इसमें मैथ जरूर इन्वॉल्व है, तो ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ये बाद में सॉल्व करके दिखाती हूँ एक बार मैं। So let's move on to the next question. Determine the RMS velocity of oxygen molecules at STP. You have to determine the RMS velocity of oxygen molecules at STP. Molecular weight of oxygen आपको given है कितना, 32 के बराबर। तो पहले हमने एवरेज वेलोसिटी की बात करी थी, यहाँ पे आपको बोला है कि भाई ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट बताओ। मतलब ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32 गिवन है आपको, तो बताओ कि ऑक्सीजन के केस में आरएमएस वेलोसिटी कितनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एसटीपी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस क्वेश्चन के बाद एक बार पिछली स्लाइड दिखाती हूँ विशाल, अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चा। तो यही तो यूज किया है हमने, 3RT/m। 3RT के साथ में पाई एम आता है। 3RT जहां पे लिखते हो वहां पे पाई एम का एक्सप्रेशन आता है, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसके अंदर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आपके प्रेशर की वैल्यू इज 1 एटमोस्फियर, और 1 एटमोस्फियर अगर आप एसआई यूनिट में लिखते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, इट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपकी एसआई यूनिट के अंदर जो 1 एटमोस्फियर है उसकी वैल्यू होती है। शिवानी बेटा आपने हैंड रेज किया है, जो भी डाउट है आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो बच्चा। ठीक है, अच्छा स्टक हो रही है स्क्रीन, कुछ दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ। स्क्रीन सबके लिए स्टक हो रही है? ऑलराइट, ठीक है, अभी विजिबल हुई? ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रेशर की वैल्यू रहती है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? मास आपको गिवन है, मास आपको कितना गिवन है? कैपिटल एम की वैल्यू है ना, जब आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो वो आपको कितना गिवन है? 32 ग्राम्स। मतलब 3.2, 3.2 रहने दो, 32 ग्राम्स आपका कितना हो जाएगा? 0.032 किलोग्राम्स। बेटा इंटरनेट में इशू आ रहा है इसलिए हो रही है शिवानी बच्चा। ठीक है, कनक अभी समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है जस्ट हमने कि आपको आरएमएस वेलोसिटी की ऑक्सीजन की वैल्यू बतानी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हो गया? पी की वैल्यू हो गई आपकी 1.013 इंटू 10⁵. मास आपको गिवन है, मास आपका कितना है? 32 ग्राम्स। ठीक है, इज दैट ओके? अब यहां से आप मोलर वॉल्यूम की, अभी मैं कुछ लिख नहीं रही, अब यहां से आप ना मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अभी समझाती हूँ बेटा इसके पहले वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, यहां से आप मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू रहती है ऑक्सीजन के केस में वो 22.4 लीटर्स होती है। तो लीटर को जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ऑल राइट, हाँ कनक बच्चा अभी करवा दूंगी आपको पिछला क्वेश्चन एक बार।
ठीक है, तो अब तो आपको पास सारा डेटा आ गया, P आ गया, M आ गया, V आ गया। यहां से आप डेंसिटी निकाल लोगे। VRMS का क्या एक्सप्रेशन होता है? द एक्सप्रेशन फॉर VRMS इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ 3P अपॉन रो। ठीक है, तो रो का क्या मतलब है? अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन M। अब अगेन सारा डेटा पुट इन करके आपको कैलकुलेशन करनी है, वो है इंपॉर्टेंट चीज की कैलकुलेशन करनी है हर चीज की। All right, so when you try to calculate for this, it comes out to be equal to under root of 3 into pressure आपको कितना given है बेटा? 1.013 into 10 raised to 5 into 22.4 multiplied by 10 raised to minus 3. ठीक है, and you have to divide this by the mass. Mass कितना given है आपको? 32 into 10 raised to minus 3. ठीक है, तो कैलकुलेशन अपनी सिंप्लीफाई कर लो बेटा। 10 रेज टू माइनस 3 और 10 रेज टू माइनस 3 तो यहाँ से कट जाएंगे, है ना। 10 रेज टू माइनस 3 और 10 रेज टू माइनस 3 आपके कट जाएंगे, तो आपके पास ये चार टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, एक बार सब बच्चे इसको भी कैलकुलेट करके वैल्यू निकालो। VRMS की क्या वैल्यू आ रही है नियरली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VRMS व्हिच इज कमिंग? ट्राई टू फाइंड गाइस, साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते रहो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, त्रिशा इज सेइंग 461। बाकी बच्चे ये बताओ बेटा। 482 आ रही है हर्ष की, ठीक है। यस शिवानी बच्चा, आपको कोई डाउट है तो बताओ, अभी मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ तो स्क्रीन स्टक नहीं है। सब बच्चे VRMS की वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा 5 मिनट लगा के। सिंपल है, अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। 10 रेज टू माइनस 3, 10 रेज टू माइनस 3। बेटा मास आपको गिवन है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ठीक है, तो यहां से आप ये जो मास है एक मोल का, वो आप बता सकते हो ना कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स। नहीं बेटा, यहाँ पे आपको लगा सकते हो, बट फिर उसके लिए आपको जो टेम्परेचर वाली चीज है वो फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला यूज करना पड़ेगा, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है बेटा। बेटा वॉल्यूम जो होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, इट इज 22.4 लीटर्स। दिस इज समथिंग विच यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री पहले, आई थिंक। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो रहती है वो आपकी 22.4 लीटर्स आती है। ऑल राइट, तो इसका जो आंसर है बेटा, सब बच्चे निकाल रहे हैं, सब बच्चों का थोड़ा ऐसे अलग अलग आ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है, इट शुड कम आउट टू बी 461.23 मीटर पर सेकेंड, मतलब नियरली 461 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। 10 रेज टू माइनस 7 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ से 10 रेज टू माइनस 3 और 10 रेज टू माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 10 रेज टू 5 के टर्म्स में आएगा। 10 रेज टू माइनस 7 तो आ ही नहीं सकता ना। 10 रेज टू 5 को जब आप बाहर ले जाओगे, उसका अंडर रूट देखोगे, तब आपके पास, इसको अगर आप ले जाते हो बाहर, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको 3.2 कर दूं यहाँ पर, तो ये 10 रेज टू 6 हो जाएगा। 10 रेज टू 3 बाहर चला गया। बाकी बची हुई टर्म्स को अब आपको थोड़ा सा कैंसल आउट वगैरह करना पड़ेगा। अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप देखोगे, तो 3 इंटू 1.013 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 रेज टू 3, इस तरीके की आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 22 का नियरली रूट कितना होता है? अब 22 का नियरली रूट कितना होता है, ये ऐसे इमेजिन करो। सपोज मैंने 3 और 3.2 को कैंसिल कर दिया। 22 का रूट कितना होगा नियरली? 22 का रूट कितना होगा सोचो। 22 का रूट 5 और 4 के बीच में आएगा ना। 4 का रूट, मतलब 4 को जब आप स्क्वायर करते हो तब आपके पास 16 आता है, और 5 को जब आप स्क्वायर करते हो तब आपके पास क्या आता है? 25। तो अगर आप रूट को कंसिडर करोगे, if you are considering the root in this case, then that will come out to be nearly equal to, 22.4, नियरली ऐसे 4.6 4.7 के आसपास ही तो होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर भी देखो, तो वो भी आप निकाल सकते हो कि भाई 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 3 460 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेट आंसर देख सकते हो क्वेश्चन का कि कितना आ रहा है। अगर आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तब तो ये आपके लिए बहुत इजी है, आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया। ठीक है, 3 को 3.2 से कैंसिल कर दो, 1.013 को बोलो 1 के इक्वल है। सिंपली 22 का रूट इमेजिन करो कितना होगा, 4.5 4.6 के आसपास होएगा, और ये आंसर आएगा। ठीक है, बच्चे तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, आपको समझ में आया?
सिमिलरली अगर पिछले क्वेश्चन में भी मैं ये सेम चीज करूं, सेम चीज कर रही हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ, तो रूट अगर आप 21 की निकालोगे तो यही आएगा बेटा, तो 460 के आसपास आ गया ना। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में भी ये चीज करूं, अज्यूम करूं कि ये क्या 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 चल रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये जो 200 है इसको मैं बाहर ले जाती हूँ, और यहाँ पर भी 0.0014 की जगह लेट मी राइट दिस लाइक दिस, 8 इंटू 8.314 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 को मैं बाहर ले गई, डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरो आगे ले आती हूँ, उसको 1.4 कर देती हूँ। तो अगर मैं इसको 1.4 करूंगी दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 10⁻⁻1। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो आपके पास 10/10⁻⁻1 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब आ जाओ ब्रैकेट वाली टर्म पे। ब्रैकेट वाली टर्म में सारा डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, उसको अप्रोक्सीमेट कर लो। ये 3 से मैं 3 को काट देती हूँ, नीचे रख लेते हैं 1, नीचे रख लेते हैं 1, ऊपर मेरे पास क्या आ गया, समथिंग 8 into 9 के आसपास कुछ आ गया ना। ठीक है, नीचे क्योंकि मैंने 1 रखा है तो 1.4 था यहाँ पे मेरे पास, तो इसको मैं कुछ लिख सकती हूँ 8 into 9, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा कितना होता है 72 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अंडर रूट ऑफ 72 जब करोगे तो कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 72? ठीक है, 9 8 जा नहीं करते इसको, 64 के आसपास ही रखते हैं वैसे हम, ये थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो गया हमारा, क्योंकि नीचे दोनों में डिवाइड हो रहा है तो इससे छोटी हो जाएगी ये वाली टर्म काफी। तो 8 7 से लेते हैं, 8 इंटू कितना लोगे, 8 into 7 की वैल्यू बताओ नियरली कितनी होती है, वो होती है आपकी 8 into 7 आएगी, 8 into 9 नहीं आएगी ना, क्योंकि 8.314 से ये नीचे वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बड़ी हैं ये टर्म्स। तो 8 into 7 आपकी नियरली 56 के आसपास रहती है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो आंसर रहेगा, अंडर रूट 56 किसके पास है, अंडर रूट 56 आपकी कुछ 7 के आसपास आ रही है, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 700 के आसपास आना चाहिए। सो दिस इज हाउ अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ वर्क्स। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा बहुत काम कर सकते हो कि हाँ जो आंसर है वो 700 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, बस 700 के आसपास है। पिछला वाला काफी एग्जैक्ट आया था, यहाँ पर आपके पास आंसर जो है 700 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में तो बहुत इजीली आप अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका यूज करके आंसर करेक्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। चलो आगे चलें बेटा, शुड वी मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन भी, जिन बच्चों को डाउट था एक बार ये क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, सिंपली एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, आर टी और एम की वैल्यू पुट इन करके। हाँ, तो मैं टीचर हूं ना, इसलिए मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट है। अभी आप लोग थोड़े बच्चे हो, अभी धीरे धीरे सोचो, अब आप कंटिन्यूसली 10 साल तक यही कैलकुलेशंस अगर करते रहोगे तो आपकी भी फास्ट हो जाएंगी ना। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बिकम हाफ ऑफ द वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चा, तो आपसे पूछा है कि किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो आधी हो जाएगी जो उसकी 27 डिग्री पे वैल्यू थी उसके। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273 केल्विन। So this will be equal to 300 Kelvin, right? वेरी गुड, ये हमारी 3/2 केल्विन 300 केल्विन हो गई। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हो आप, काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिखते हो ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका एक्सप्रेशन अभी हमने रिवीजन में भी देखा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल आपके पास क्या आती है, E इज इक्वल्स टू 3/2 KBT। वेरी गुड विवेक, ऑलराइट, स्टक हो गया, कुछ नहीं होता, अभी आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कितनी आती है आपके पास, 3/2 KBT। ठीक है, तो K तो आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं दैट E1/E2 विल बी इक्वल टू T1/T2। ठीक है, T1 की वैल्यू तो मुझे गिवन है 300 केल्विन, मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है।
तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2? T1 इंटू E2 अपॉन E1, है ना? T2 इंटू E2 अपॉन E1 आ जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या बोल रखा है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी हो जाए, मतलब E2 की जो वैल्यू हो इट शुड बी हाफ ऑफ E1, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या है? दैट T2 क्या हो जाएगा? T1 मल्टीप्लाइड बाय E1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय E1 अपॉन 2, है ना? सॉरी, डिवाइडेड बाय E1। तो इसका मतलब है दैट सिंपली आपकी वैल्यू T2 की कितनी आ जाएगी? T1 बाय 2, मतलब 150 केल्विन। और 150 केल्विन को आप चेंज कर सकते हो सेल्सियस में, सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हो उसको। तो क्या आ जाएगा? 150 माइनस 270, नहीं 273 माइनस 150, 150 माइनस 273, 150 माइनस 273, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपका? माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की आधी करनी है तो आपको उसको कितना तगड़ा जमाना पड़ेगा, मतलब आपको इतना नेगेटिव 123 डिग्री सेल्सियस तक उसको जमाना पड़ेगा, तब आपके पास आएगा। ऑलराइट, ये सब बच्चों के उल्टे पुल्टे क्यों आंसर आ रहे हैं? सबको गलती समझ में आई कहाँ हो रही है? अभिषेक बेटा, त्रिषा बच्चा, अमन, 13.5 कैसे आया? चलो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने T1 की वैल्यू निकाल ली। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक और चीज, गिवन क्या है? दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ, मतलब E2 की जो वैल्यू है दैट इज हाफ ऑफ E1। ये आपको गिवन है दोनों चीजें, है ना? E2 की वैल्यू आपको हाफ ऑफ E1 गिवन है। अच्छा, डबल कर दिया था, हाँ ठीक है, वही दिक्कत है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है? विशाल एक बार ये वाला क्वेश्चन हो जाए बच्चा, तब प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होती है बेटा? E इज इक्वल टू 3/2 kBT। 3/2 कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो आपकी एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, राइट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो आई कैन राइट E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू व्हाट? T1 अपॉन T2, है ना? E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 मैं लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? T2 इज इक्वल्स टू T1, T2 की वैल्यू निकालिए ना, T1 मल्टीप्लाइड बाई E2 अपॉन E1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू E2 अपॉन E1। तो यहाँ से आपकी T2 की क्या वैल्यू आ गई बेटा? T2 की वैल्यू आ गई E2 इज E1 अपॉन E2, हाफ ऑफ E1 गिवन है। तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? T1 इंटू E1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई E1, मतलब T2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन 2, T1 का हाफ। तो T1 की वैल्यू हमने 300 केल्विन निकाली थी ना बच्चा, है ना? T1 की वैल्यू हमने 300 केल्विन निकाली थी ना, तो T2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 300 का हाफ, मतलब 150 केल्विन। और इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम इट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ, तो वही तो कंफ्यूजन कैसे दूर होएगी रेनू बेटा? वो कंफ्यूजन कैसे दूर होएगी आपकी? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे दूर होएगी। ठीक है बच्चा, आई थिंक रेनू की आईडी से बच्चा कोई और था, मुझे नाम याद नहीं है, बट हाँ वो प्रैक्टिस से ही आपकी कंफ्यूजन दूर होएगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा आप ही थे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है? अ टैंक यूज्ड फॉर फिलिंग हीलियम बलून्स। हाँ तो 150 सही है, 150 केल्विन में है। ठीक है, आप उसको सेल्सियस में चेंज करोगे तो माइनस 123 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अच्छा, अभिषेक जी की आईडी से भावना है, ठीक है बच्चा। ठीक है, अ टैंक इज यूज्ड फॉर फिलिंग हीलियम बलून्स। A tank used for filling helium balloons has a volume of 3 मीटर क्यूब। आपके पास एक टैंक है जिसकी वॉल्यूम आपको बोल रखी है 3 मीटर क्यूब के इक्वल है, और उसके अंदर 2 मोल्स है हीलियम गैस के एट 20 डिग्री सेल्सियस। Assuming that helium behaves like an ideal gas, what is the total translational kinetic energy of molecules of the gas? मजा आ रहा है क्लास में, ऐसा ही होना चाहिए, देखो सब बच्चों को आ रहा है होपफुली। ठीक है, सो आई एम हैप्पी अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको निकालना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा चलो ठीक है, आपको मैं देती हूँ 2-3 मिनट्स देती हूँ, ये क्वेश्चन खुद करो। अभी 11:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो आप 2 मिनट लो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, चलो मैं अभी नहीं कर रही। ये लो मेरे हैंड्स ऐसे ऊपर हो गए। सब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, प्लीज निकालो। ठीक है, थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ चाहे मैं, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें गिवन है। आपको काफी सारी चीजें गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, एन इज गिवन टू यू एज 2। ठीक है, टेम्परेचर आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपका हो गया 273 केल्विन। आपको बोल रखा है कि हीलियम जो है आपकी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो आपको टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी बतानी है और आपको एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी बतानी है। लेट मी हेल्प यू गाइस फर्दर। आर की आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आर की वैल्यू इज 8.31 ले लो, आर की वैल्यू 8.31 ले लो, और केबी की क्या वैल्यू लोगे? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अच्छा मेरा फेस किसी से मिलता है? ठीक है चलो बताना बेटा किससे मिलता है। अब बहुत इजीली, अब आपका, हाँ अब आपको गिवन डेटा मिल चुका है, आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और आपसे पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी। तो जेन्युइनली बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, एंड देन वहां से आपको बताना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आएगी। हाँ केबी की वैल्यू यही होती है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप डीपी से मिलता है, दैट इज वेरी स्मार्ट ऑफ यू। अच्छा दीक्षा मैम से मिलता है, नहीं मुझे पीडब्ल्यू की मैम का नहीं पता, बट ठीक है। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर निकालो। ठीक है, त्रिशा बेटा ने बोला था कि वो खुद करेंगे सॉल्व, तो आप भी निकालो। नहीं बच्चा प्रभात, मैंने गाजीपुर का तो नाम भी नहीं सुना है अभी तक, तो मैं नहीं गई हूँ उधर। तो प्रभात ने मुझे गाजीपुर के साइड पे देखा है, इसका मतलब ये है, तो ठीक है। बेटा टेम्परेचर गिवन है ना आपको, अच्छा 293 होएगा, सॉरी टेम्परेचर आपका 293 होएगा, 273 नहीं होएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। श्रेया और त्रिशा का आंसर भी आ गया है। ठीक है, गुड जॉब। फर्स्ट का आंसर सब बच्चों ने बताया है, अभिषेक ने भी बताया है। अभिषेक की आईडी से भावना है, तो भावना ने बताया है। अच्छा बोर्ड टाइम पर देखा था, ठीक है बच्चा। सब बच्चों ने आंसर निकालो, तो चलो चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो बेटा सही ही है, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है ट्रांसलेशन का, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 3/2 ऑफ एनआरटी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आपके पास 3/2 एनआरटी आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2, नंबर ऑफ मोल्स इज अगेन 2, आर है आपका 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 293। तो सब बच्चे इसकी वैल्यू निकालो, और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7.3 इंटू 10⁻3। हाँ हिमांशु बच्चा, मुझे याद है कल आप मेरी क्लास में थे, तो मुझे आपका नाम अच्छे से याद है अभी। ऑल राइट, इसके बाद अब ये बताओ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आई। अभी मैंने लिखा नहीं है बेटा, स्क्रीन सबको विजिबल है वैसे, स्क्रीन मेरे फोन में भी विजिबल हो रही है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं है अब आ जानी चाहिए। ऑल राइट बेटा, मैं काफी सारे ग्रुप्स में पढ़ाती हूँ, 13th ग्रुप में पढ़ाती हूँ, 15th में, 18th में, 12th में और 10th में। तो ये सारे मेरे बैचेस हैं, मतलब ये ग्रुप्स भी वही हैं आई थिंक। ऑल राइट, वेरी गुड। अभिषेक ने आंसर निकाल दिया है, भावना ने आंसर निकाल दिया है, बाकी बच्चे ये बताओ। अच्छा भावना, आपने ना ऐसे, नाम तो अभिषेक है ही, और आपका डीपी भी लगा हुआ है निर्भय। यस आई थिंक आप मेरे पुराने बैच में थे, आप अभी वाले बैच में नहीं हो मेरे साथ, आप मेरे पुराने बैच में थे मेरे साथ में। 42 में भी पढ़ाती हूँ, नहीं 42 में नहीं पढ़ाती, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 42 में तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ बेटा। ठीक है, तो मुझे याद है, ऐसे मेरे बच्चे मुझे याद रहते हैं। ऑल राइट, साक्षी का भी आंसर आ गया, त्रिशा का भी आंसर आ गया। 61 में भी हाँ मेरा ही है, 61 भी ग्रुप मेरा है। ठीक है, आई थिंक इट्स मी बच्चा, आप मेरे ग्रुप में हो नहीं। आपका क्या व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप ग्रुप नंबर क्या है आपका? 36 ग्रुप मेरा नहीं है बेटा, 36 मेरा नहीं है।
ग्रुप 42 के बारे में आई एम नॉट सो श्योर इफ इट इज माइन और नॉट, आई थिंक 42 मेरा नहीं है वैसे। ठीक है, तो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो अभी पिछले केस में भी देखी थी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, 3/2 kBT, सबसे सिंपल। तो ये तो अब निकल जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 293। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका कुछ आंसर आएगा जो सब बच्चों ने सही बताया है, ऑलमोस्ट 6.07 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। ठीक है बच्चा, हाँ 13 में हूं मैं, 10⁻21। निधि ने ऐसे, निधि और त्रिशा का कंबाइन करके आंसर सही हो गया, निधि ने 6.07 बोला, त्रिशा ने बोला 10⁻⁻21। ठीक है, गुड जॉब, सेम आंसर आ रहा है, आगे चले। ठीक है बेटा, हाँ आप मेरे पहले वाले ग्रुप में थे वो तो मुझे याद है, आप अभी मेरे ग्रुप में नहीं हो। ठीक है, चलो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा विशाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिख लेना है तो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। हाँ वंशिका मुझे याद है आप मेरे ग्रुप में हो बच्चा, ऐसे मंडे को सबसे पहले क्लास आपकी ही होती है। ऑलराइट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, आपके पास आइडियल गैस का अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर इन, तो ये n क्या होता है बच्चा आपका, n आपका क्या होता है, ठीक है ये भी हम करो कोई दिक्कत नहीं है, n आपका होता है नंबर डेंसिटी, खाली आपको हेल्प कर देती हूँ मैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर डेंसिटी गिवन है, आपको मीन फ्री पाथ की भी वैल्यू गिवन है 10⁻², मतलब लैम्डा इज गिवन टू यू एज 10⁻², दिस इज द मीन फ्री पाथ, ये आपका मीन फ्री पाथ आपको गिवन है। आपसे बोला है कि डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा एक काम करना, जो बच्चे मेरे ग्रुप में नहीं हो ना, एक बार क्लास के एंड तक आप लोग रुकने की कोशिश करना, मैं आपको 2-3 जो मेरे पास पीपीटीज वगैरह है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई लैम्डा क्या होता है, λ1 प्लस λ2, मीन फ्री पाथ का मतलब यही है ना कि जो भी आपके मल्टीपल कोलिजन्स के बीच में डिस्टेंस है उसको आप n से डिवाइड कर दो। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी, इट केम आउट टू बी 1/2 पाई, 1/√2 पाई n d²। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई थी लैम्डा की, तो यहाँ से आप d² की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो, सिंपल सिंपल, आपको बस थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है। आपको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मतलब मुझे जब मैं 11th में थी तो मुझे थोड़ा सा काइनेमैटिक्स वाला पोर्शन ज्यादा इजी लगता था। वो मुझे क्यों इजी लगता था, क्योंकि उसके अंदर ना इतनी सारी ये कैलकुलेशंस नहीं थी। अब ये जो सेकंड बुक के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स है, सॉलिड्स देख लो, फ्लूइड्स देख लो, थर्मल प्रॉपर्टीज, केटीजी, थर्मो, थर्मो तो फिर भी इजी है, वेव्स, ऑसिलेशंस भी अभी आपका आएगा, उसमें ये फॉर्मूला को यूज करके ना मैथमेटिक की कैलकुलेशंस बहुत सारी है। अच्छा बच्चा, मैंने काफी सारी पढ़ाई कर रखी है, आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन फिजिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स भी कंप्लीट कर रखी है फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने गेट का पेपर भी क्लियर कर रखा है, आई गॉट 200 रैंक इन दैट, फिर मैंने नेट का पेपर भी क्लियर कर रखा है, तो मेरे नेट के पेपर, नेट जीआरएफ के पेपर में भी मेरा क्वालिफाइड है। उसके बाद मैंने बीएड भी क्लियर कर रखी है मेरी, सो आई हैव कंप्लीटेड बीएड एज वेल। ऑल राइट बेटा, अवंती की ऐसे होती है आपकी, अब जब जब आप जॉब वाले फील्ड में आते हो ना, हाँ वही इतना सारा हो गया, ऐसे 7-8 साल तक मेरी कंटिन्यूअसली पढ़ाई चली थी। ठीक है, तो जब आप ऐसे इसमें आओगे, जब आप इस फील्ड में आओगे, तब आपके पास बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। ठीक है, हाँ हंसराज से भी सेलिब्रिटीज ने भरे, तो मैं काफी सेलिब्रिटीज को देख भी रखा है हमने हिंदू कॉलेज में, ऐसे आलिया भट्ट के वन टाइम, उनको देखा था, वरुण धवन को देख रखा है बहुत बारी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख रखा है, शाहरुख खान भी आया था एक बार, शाहरुख खान ऑल्सो केम टू हंसराज कॉलेज, तो उनको भी देखा था, अर्जुन भी आया था, आई थिंक अर्जुन कपूर है, तो ही वॉज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापसी, जितने बच्चों ने क्वेश्चन करना था उतना कर लिया। बेटा आई एम फ्रॉम दिल्ली,
ठीक है बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अवंती इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो आपको खाली वैल्यू निकालनी है। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो सारी की सारी वैल्यूज पुट इन करनी है। हाँ, आप सभी बच्चे आई थिंक दिल्ली से ही हो, क्योंकि ये दिल्ली प्रोजेक्ट ही है। सो दिस इज योर दिल्ली प्रोजेक्ट ना। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के बच्चों के सबके स्कूल्स वगैरह जब खुल जाएंगे, थोड़ा सा नई क्लासेस में आप लोग आ जाओगे, तब हम लोग भी ट्राई करेंगे, हम टीचर्स भी आपके स्कूल्स में विजिट करेंगे, तो आप लोग एक्चुअल में हमसे मिल पाओगे। ठीक है बेटा? हे भगवान, ऐसे रेशम ने पूरा का पूरा ये लिख दिया है मेरा। हाँ बच्चा, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी सबको। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट इन करके आंसर निकाल लोगे। अभी ऐसे वापसी आ जाओ, 20 मिनट बचे हैं। हाँ, शालीमार बाग तो मेरे घर के पास भी है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 पाई। एन की वैल्यू कितनी थी? 3 × 10⁻8। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 10⁻, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 10⁻²। तो निकल जाएगी ये वैल्यू, निकल जाएगी डी स्क्वायर की वैल्यू। तो बेटा सब चेक करना, आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 7.5 × 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से आपके पास जो डी है उसकी वैल्यू आएगी 2.7 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा? आई थिंक काफी बच्चों ने आंसर सही आया है। हाँ, मैं ग्रुप 15 में हूँ, तो ग्रुप 15 में भेज दूंगी बेटा। अच्छा ठीक है, सब बच्चों ने ऐसे स्कूल के अपना एड्रेस दे दिए हैं, मैं ट्राई करूंगी सबके में आने का बेटा। सही आया? चलो, मेरा आंसर सही आया क्योंकि बच्चों के आंसर से मेरा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ने तो सही किया ही होगा, अब मेरा आंसर सही हो गया। चलो, अब आगे चलें, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें। अच्छे अच्छे 5-6 क्वेश्चन और है मेरे पास, थोड़ा सा फटाफट चल के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कृष्णा बेटा, कैलकुलेशन का दिक्कत है बस। ठीक है, जो बच्चे मेरे बैच में नहीं हो ना, एक बार आप क्लास के एंड तक रुकना, मैं आपको थोड़े से ये भेज दूंगी। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो फटाफट आप लोग मुझे बता ही दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस? इनमें से कौन सा काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन नहीं है? ठीक है, अभी कुछ लिखा नहीं है, स्क्रीन क्वेश्चन पे आ गई होगी ना। ठीक है, इसमें से कौन सा काइनेटिक थ्योरी के अंदर अजम्पशन नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? दैट वॉल्यूम जो है आपकी ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। अरे वाह, सब बच्चों ने ऐसे डी ऑप्शन लिख दिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज राइट। ये तो हमने बोला ही नहीं कि मॉलिक्यूल्स की सबकी सेम स्पीड होती है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हमने तो बल्कि यही बोला है कि भाई एवरेज स्पीड अलग होती है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अलग है, वीआरएमएस स्पीड अलग है, सबके सब मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं अलग अलग स्पीड से। यही तो हमारा था एक अजम्पशन। ऑलराइट, वेरी गुड, सब बच्चों का मैंने देख लिया कि सब बच्चे कर पाए। सी ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। तो गैसेस के केस में क्या हो रहा है, अब आप इतने सारे बच्चे हो, ठीक है, आप इतने सारे बच्चे हो, अगर आप सब बच्चों को मैं एक बहुत बड़े ऐसे रामलीला के मैदान में खुला छोड़ दूं और आंखों पे पट्टी बांध दूं, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, फिर टकराओगे एक दूसरे से। तो गैसेस का मोशन भी कुछ इसी तरीके से होता है कि गैसेस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, वो मस्त एक से दूसरी जगह पे भागे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दे आर जस्ट रनिंग रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम स्पीड में भाग रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और एक अजम्पशन ये ली गई है कि इनके बीच जो ये टकरा रहे हैं, जो कोलिजन हो रही है, दैट कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब आप लोगों ने सीखा होगा पहले कि आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है बेटा, आगे चले। चलो, वेरी गुड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर आपको पीवी डायग्राम गिवन है दो गैसेस का। ठीक है, पीवी डायग्राम सेम गैस गिवन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा। विल T1 बी ग्रेटर देन T2 और T2 बी ग्रेटर देन T1? यही होना चाहिए ना, क्लास में पता नहीं चलना चाहिए कि क्लास कब खत्म हो जाए। अरे यार, ये स्क्रीन क्यों स्टॉप हो रही है आज? अभी आ गई, अभी आ गई। ठीक है, अभी आ गई। क्वेश्चन दिख गया आप सबको? क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है? ऑल राइट, चलो वेरी गुड। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन।
हमें पता है दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये जो आपके सारे गैस लॉज है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप ये चीज देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी, है ना। टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी है। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, दे रखा है ना सेम मास ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पीवी के, ठीक है। तो अब यही चीज आप इस क्वेश्चन में इमेजिन करो कि अगर मैं एक कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, तो अब यहां पर आपका प्रेशर ज्यादा है, यहां पर आपका प्रेशर कम है ना बेटा। अगर मैं दो पॉइंट ले लूंगी, तो ये सपोज मेरा P2 है, ये मेरा P1 है, P2 इज ग्रेटर देन P1, लेट दिस बी V, मतलब P2V इज ग्रेटर देन P1V। मतलब क्या हो गया, पीवी की डायरेक्टली टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, सो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। स्क्रीन फिर से स्टक हो गई, एक सेकेंड रुको, अभी आ रही है। आई थिंक आज बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। अभी विजिबल है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों कर्व्स पे दो पॉइंट ले लिए सेम वॉल्यूम पे, आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक पे प्रेशर हो रहा है P2, एक पे प्रेशर हो रहा है P1। वी कैन क्लियरली सी दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। We can clearly see that P2 is greater than P1. So P2 multiplied by V must be greater than P1 multiplied by V. इसका मतलब क्या है कि T2 is greater than T1. सिंपल, ठीक है बेटा। ऑल राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा एक बार रिपीट कर देती हूँ शिवानी, यहां तक आपको समझ में आया कि हाँ मैम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी, ठीक है। टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी है। ऑल राइट, हाँ मीट डर चुका है इतने सारे बच्चे देखकर। सोनाली यहाँ तक समझ में आया बेटा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी। आपका एन कांस्टेंट है ना, इधर आपको सेम मास ऑफ गैस गिवन है, तो अगर टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला कर्व है, इसके लिए पीवी का प्रोडक्ट विल बी मोर, है ना। इसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो P2V विल बी ग्रेटर देन P1V, ठीक है। तो इसका मतलब है कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। हाँ, टीचर्स को ऐसे फुल ऑफ पेशेंस रहना पड़ता है ताकि बच्चों को ऐसे कोई परेशानी ना हो। ऑल राइट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? सोनाली बच्चा आपको समझ में आया, शिवानी को समझ में आया, आप दोनों को डाउट था बेटा? यस मैम, वेरी गुड। अच्छा प्रैक्टिस शीट में भी था, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा लगा मुझे सुनकर कि प्रैक्टिस शीट में भी था ये क्वेश्चन, मतलब बच्चों ने प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करी है। सो वेरी गुड बेटा, गुड जॉब। ठीक है बच्चा, करवा दूंगी। जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो आप एंड में रुक जाना, बाकी बच्चे चले जाना, जिनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आओ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। अच्छा क्वेश्चन है। आपको टेम्परेचर गिवन है कितना, 0 डिग्री गिवन है ना, 0 डिग्री माने 273 केल्विन, ठीक है। आपसे बोला है कि आप इन दोनों का रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जी का कितना है। तो ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है बेटा? नहीं, एटॉमिसिटी मतलब डाई एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अरे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, एक सेकंड रुको, अभी दिखेगी। आज सही में वो मीट डर चुका है इतने सारे बच्चे देखकर, मीट बोल रहे हैं कि कहां से आ गए इतने सारे बच्चे। एक सेकेंड, एटॉमिसिटी 5 थोड़ी होती है यार। एटॉमिसिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, एक मतलब कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में। 5 मॉलिक्यूल होते हैं, 5 एटम होते हैं, 2 होते हैं ना, तो एटॉमिसिटी तो 2 हो गई ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन। और नियॉन क्या होता है, नियॉन क्या होता है, नियॉन आपकी वो वाली होती है ना गैस, क्या नियॉन गैस कौन सी बोलते हैं इसको, नोबल गैस टाइप की, बोलते हैं नहीं बोलते, है ना। नियॉन आपकी नोबल गैस होती है, तो नियॉन आपकी मोनो एटॉमिक रहती है, नियॉन इज मोनो एटॉमिक, राइट, ठीक है। तो अगर मैं अब ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी, तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में हो जाती है मेरी 5,
तो यहाँ पर जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी इट विल बी F/2 kBT, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूंगी इधर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक में होती है 3। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है तो काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 3/2 kBT। तो निकल जाएगा दोनों का रेशियो। ठीक है, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5/3। सिंपल। ठीक है, 5:3 आएगा ना बेटा, ऑक्सीजन का नियॉन के साथ निकालना है। चलो वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। ऐसा सीपीसीबी वाला क्वेश्चन है, बच्चे सीपीसीबी में कंफ्यूज रहते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन और सॉल्व, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे चलो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्लास के। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, कितने आपको इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी टू डिफाइन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स के केस में देखो तो मॉलिक्यूल्स में 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, आपके पास आ सकता है। ये 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। कुछ लिख नहीं रही, वीडियो देखो। अब 3 तरीके से ये रोटेट कर सकता है। कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। ठीक है, एक तो इसने ऐसे रोटेट कर लिया, एक दूसरी चीज ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तीसरा क्या हुआ? ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो 3 आपके रोटेशन के हो गए, बाकी वाइब्रेशन के तो होते ही हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट कर रखी है कि अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो कितने ट्रांसलेशनल और रोटेशन के मोड रहते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 5 आते हैं, 2 रोटेशन के, 3 ट्रांसलेशन के। मोनोएटॉमिक में 3 आते हैं ट्रांसलेशन के। ठीक है बेटा, इज इट ओके बच्चा? इट्स मी बेटा। आपका नाम मैं फिर से भूल गई हूँ, बट ठीक है, ऐसे नाम याद रखने में थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है चलो, तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा आपको टेम्परेचर कितना गिवन है? 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, आपको 273 केल्विन पे बताना है कि क्या चल रहा है। अब आपको पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर आपके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और 2 रोटेशनल, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं। निकल जाएगी यार एनर्जी, अब तो निकाल लेना ये अपने आप। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? 5/2 kBT। जैसे यहाँ पे आपको R और Na की वैल्यू गिवन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो RT/Na। ठीक है, तो जब आप इन सबको प्लग इन करके यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालोगे, अब ये थोड़ा सा होमवर्क में लेना सब बच्चे, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 9.4। वाह, गुंजन ने निकाल भी दिया यार, वेरी क्विक, वेरी गुड। 9.4 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। ऑलराइट, 5/2 kVT भी आप यूज कर सकते हो बेटा, बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको R और Na की वैल्यू गिवन थी ना, तो इसलिए मैंने इसको R और Na के टर्म्स में लिख दिया है। अच्छा, स्क्रीन पॉज हो गई है, अभी आ जाएगी 1 सेकंड में। चलो एक्सप्रेशन तो दिख रहा है सब बच्चों को, आंसर नहीं दिख रहा है फाइनल। सो गुड जॉब, सब बच्चों का सही आया है, गुंजन का, रेशम का, सबका सही आया है बेटा। आपका आंसर आ रहा है 9.4 इंटू 10⁻⁻21। आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशन के मोड्स होते हैं बेटा। ठीक है शिवानी, 3 ट्रांसलेशन के मोड्स होते हैं और 2 आपके रोटेशन के मोड होते हैं। 2 आपके रोटेशन के मोड होते हैं, क्योंकि एवरेज आप, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वाइब्रेशन हो रही है तो आप वाइब्रेशन नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, आप रिजिड रोटर अज्यूम करते हो, रिजिड रोटर अज्यूम किया जाता है कि वाइब्रेशन नहीं हो रही अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑलराइट, इज दैट ओके? ठीक है, आगे चले। आई थिंक एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है चलो, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन आते हैं।
एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एट NTP the density of a gas is 1.3 kg per meter cube and the velocity of sound propagation in the gas is 330 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग है, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो आप सब बच्चे याद रखो, ये आपका पेपर वगैरह में भी काम आ जाएगा, ठीक है, ये आपका पेपर वगैरह में भी काम आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहती है आपकी वो भी आप डिटरमिन कर सकते हो। ये जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पढ़ी है उसमें आप वेलोसिटी ऑफ साउंड भी निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, गामा अंडर रूट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। और इसका एक और आप एक्सप्रेशन एक और नोट डाउन कर सकते हो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ गामा E अपॉन m, जहां पर m इज व्हाट, m इज योर मोलिक्यूलर मास। स्टक है, एक सेकेंड अभी कर रही हूँ रिफ्रेश, ठीक है, क्या ये जो m है ये आपका मोलिक्यूलर मास है, अभी विजिबल हो गया बेटा, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप इस क्वेश्चन में यूज करोगे और आपको निकालना क्या है, आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने गामा की वैल्यू निकाल ली तो गामा की वैल्यू यूज करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। एक और एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर लो कि गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन क्या होता है। हाँ, ये आपका एक नया फॉर्मूला है, ये हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, इस क्वेश्चन में है इसलिए आपको बता रही हूँ। एक आपका गामा के बीच में और रिलेशन होता है कि गामा आपका होता है 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 1। इसको भी आप नोट डाउन करो, इसको वैसे हमने केटीजी में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, बट इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर आपसे गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन पूछे तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली। एक सेकेंड बेटा अभी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 1 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ गामा। ऑल राइट, तो अब ये आंसर आपका सिंपली निकल जाएगा, अब निकाल लोगे आंसर, ठीक है। वेलोसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ आपको जो डेंसिटी है गैस की वो आपको गिवन है, क्योंकि आपको बोला है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है तो प्रेशर की वैल्यू भी आप अज्यूम कर सकते हो। टेक द वैल्यू ऑफ प्रेशर एज सिंपली 1 into 10⁵, ठीक है, 1 into 10⁵ ले लो। गामा इज योर सीपी अपॉन सीवी का वैल्यू बेटा, गामा इज सीपी अपॉन सीवी, ठीक है, इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो यहां से आप गामा की वैल्यू निकाल लोगे, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 330 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय 1 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.3, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लो। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे गामा की आपके पास वैल्यू आएगी, सही बोल रहे हैं सब बच्चे, गामा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 1.4 के आसपास, 1.4 माने 7.5, 7/5, ठीक है। गामा की वैल्यू आपके पास 7/5 आई, इसका मतलब है दैट 2 अपॉन f प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 7/5। तो 2 अपॉन f की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5। तो जब आप अब यहां से f की वैल्यू निकालोगे वो आपके पास आ जाएगी 5, ठीक है बेटा, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऑल राइट शिवानी, अच्छा अब ढंग से समझो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको डेंसिटी गिवन है, साउंड प्रोपोगेशन की भी वेलोसिटी आपको गिवन है, आपसे बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी रहती है। तो उसके लिए ये एक वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन है, ये आप याद रखो, ठीक है। कभी कभी जो हमने बाकी सारे एक्सप्रेशन पढ़े थे उसके कंपैरिजन में रेशियो भी पूछ लेते हैं इसका, तो ये वाला एक्सप्रेशन आप सब बच्चे याद रखने की कोशिश करो। जब मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगी, वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास है, डेंसिटी की है, मुझे दे रखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस की बात हो रही है, तो आप प्रेशर की ये वैल्यू ले सकते हो क्योंकि ये आपकी प्रेशर की वैल्यू रहती है एनटीपी पे, ठीक है। प्रेशर की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 into 10⁵। तो अब यहां से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 को पुट इन करो, प्रेशर की वैल्यू पुट इन कर दी और डेंसिटी की वैल्यू पुट इन कर दी। एक सेकंड बेटा, व्हाट इज एनटीपी, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें प्रेशर की ये वैल्यू रहती है, 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू होती है। ऑल राइट, तो अब आप गामा की वैल्यू निकाल लोगे, गामा वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया, ये 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, ये वाला फॉर्मूला बेटा, चलो मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे, गामा वाला फॉर्मूला आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमें पता है कि गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, गामा इज इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी,
हाँ हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका खत्म हो गया है, बस थोड़े से डाउट्स वगैरह लेंगे बच्चों के। तो जिन बच्चों को कोई डाउट्स नहीं है आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास गाइस। आई होप सब बच्चों को मजा आया हो आज की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। बेटा अमन, ये तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी पॉसिबल। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अब देखो, गामा इज इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी आपने पढ़ा है। सीवी की वैल्यू क्या होती है? F/2 RT। और सीपी की वैल्यू क्या होती है? F/2 RT प्लस, एक सेकेंड, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। सीपी आपका होता है सीवी प्लस आर, और ये सीवी होता है आपका। तो इसका मतलब है गामा की वैल्यू क्या हो गई? 1/R/CV। ठीक है। अब आपका जो सीवी होता है दैट इज F/2 R। यहां से जब आप लिखते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/R/F/2R। तो R और R कट जाएगा और गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/F। ऑल राइट बेटा, गामा वाला एक्सप्रेशन समझ में आया? अरे यार स्टक हो गया यार स्क्रीन, एक सेकेंड। ठीक है। हाँ बेटा, 61 पे तो भेजूंगी ही मैं ट्राई करती हूँ कि जितने ग्रुप्स में है उसमें भेज दूं। चलो, तो इतना ही करना है आज की क्लास में। अब जिन बच्चों को डाउट्स है, एक बार आप लोग रुको बच्चा, प्लीज 1 सेकंड की बात है, एक बार आप लोग रुको। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरीवन।